भारत के अंदर, भारत के बाहर जैसा पशुपालन यानी गोपालन अगर दिखना हो तो आपको भारत से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कोई पूछता है कि घी क्या भाव है तो हम कहते हैं 4200 के आसपास जीएसटी के साथ बनता है। क्या घी 4000 रुपए में? अरे क्या सोना डाल दिया तुमने उसमें? ऐसे करके बात कर, क्योंकि वो कहते हैं कि अरे बाबा रामदेव भी तो 500 रुपए में घी दे रहे हैं, श्री श्री रविशंकर भी 500 रुपए में घी दे रहे हैं, अमूल तो 350 रुपए में दे रहा है। बोले आप उसमें क्या खजाना करें? 500 रुपए में आप जो खा रहे हैं वो भी गोबर खा रहे हैं, क्योंकि ना बाबा रामदेव के पास ये गाय है ना श्री श्री रविशंकर के पास है। बड़े बड़े लोग भी उस घी के नाम पर लोगों का स्वास्थ्य से खेल रहे हैं। एक सर्वोत्तम घी कैसे बनता है, पूरा प्रोसेस आपसे आप समझेंगे। सबसे पहले ये जो पुरानी पद्धति है, कितना दूध होगा ये? लगभग 15 लीटर से थोड़ा ऊपर। और कितने घंटे तक ये पकाया जाता है अगर देखा जाए? हम जैसे इसको करीबन 5 से 6 घंटे पकाते हैं। अच्छा, क्या अंतर है? जैसे आजकल लोग मशीन लगाते हैं, वो एक तरफ घूमते जाता है। हैवी ग्राइंडर लगाएंगे, काम तो जल्दी हो जाएगा आपका, पर हमारा शरीर कोई मशीन नहीं, लोहे का नहीं है। बहुत सही बात है। तो उसमें जो जाएगा वो दवाई की तरह जाएगा। स्लो प्रोसेस से बना हुआ है तो वो बहुत बेस्ट है। 30 लीटर दूध से 1 लीटर घी बनेगा। ये की तो सब बात करते हैं, लेकिन गाय क्या खा रही है तब वो अच्छा दूध दे पा रही है, तब अच्छा घी बन पा रहा है। खिलाने पर किसी का ध्यान नहीं है। तो संपूर्ण भोजन अगर देना है गाय को तो हरे चारे में अगर आपने नीम, कड़ी पत्ता और मोरिंगा। सर्दी और गर्मी के हिसाब से आहार कैसा अच्छा होना? 100 एकड़ में हम लोग अपनी खेती करते हैं और उसमें चारा स्पेशल होता है। वो नेपियर खिलाने से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, दूध कम देती है, कम जाती है, हीट अब में ये देखो, अब इसमें कोई साइंटिफिक कोई स्टडी तो है नहीं। नेपियर आया है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, कोई आप और हम लेके नहीं आए। हमारे जो सारे पशुपालक हैं जी, जो बड़ी आशा से इस फार्म की ओर देखते हैं, आप लोगों की तरफ देखते हैं कि आप लोग एक बड़े मार्ग पर चले हैं। हमसे केवल अच्छी चीज सीखो। आपको लगता है हमें कुछ बुराई है, उसको इग्नोर करो। खाली दूध बेच के आप कुछ भी नहीं कर सकते। This episode is sponsored by Surya Pump. Introducing Surya Power Water Pumps, पानी का साथी, designed for best performance and durability for residential water needs. Highly efficient motor, designed for safe working and ensures superior performance. Truly, Surya Pump is पानी का साथी। नमस्कार। भारत के अंदर, भारत के बाहर जैसा पशुपालन यानी गोपालन अगर दिखना हो तो आपको भारत से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर यानी सोहना, गुड़गांव के पास एक बहुत बड़ा फार्म जहाँ 150 एकड़ जगह पर गौपालन होता है, चारा होता है और देसी गायों को एक अच्छे तरीके से रखने का एक सुंदर वातावरण आपको अगर देखना है तो ये स्थान से अच्छा कोई स्थान नहीं मिलेगा। जी हाँ, हमारी गाय कैसे सरवाइव करती है और साइंस टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारी वैदिक पद्धतियाँ कैसे मिक्स होके काम चल सकता है, ये सिद्ध किया है गिर अमृत फल गौशाला ने। आज हम उसी के भ्रमण पे हैं और हमारे साथ इस फार्म के ऑनर यानी संस्थापक ऐसे 2 भाई हैं जिन्होंने गोपालन को न केवल एक व्यवसाय बनाया जबकि एक शौक, उनका एक पैशन और उनकी एक अंदर की ललक ने इस गिर अमृत फल गौशाला को जन्म दिया। हम स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में आदरणीय मदन मोहन जी हैं और कृष्ण मोहन जी हैं। आप दो, ये बहुत बहुत स्वागत है सब द किसान शो के इस एपिसोड में आपका। ये क्या है ये फार्म, थोड़ा सा हमें बताएंगे, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे फुटेज, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं। क्या है ये, इसकी कल्पना कहाँ से आई? जब हम 2 भाइयों ने हमने सबसे शुरू में अपने परिवार के लिए महाराजा साहब भावनगर से 2 गायें ली और अपने परिवार के दूध के लिए, पर वो गाय जैसे जैसे हमारे पास रही, उनके बच्चे हुए, उनके बच्चे हमने बेची नहीं और जैसे जैसे धीरे धीरे करके वो बढ़ती रही। तो सब मित्रों ने कहना शुरू किया भाई हमें भी दूध दो, आप इतनी गायें आपके। हमने कहा नहीं, हम दूध के पैसे नहीं लेंगे, पर उनका नहीं, दूध का कर्ज तो चुकाया नहीं जाएगा। ऐसे करके हमें लगा कि लोगों के पास व्यस्त लाइफ में समय नहीं है और वो प्रकल्प और सामर्थ्य नहीं है जहाँ पर वो पूर्ण तरह से, जैसे हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो हम पूर्ण तरह से प्राकृतिक रूप से कर रहे थे। तो उसी कड़ी में जब हमने उसको देखा तो फिर हमने ये गिर अमृत फल की स्थापना की कि गिर का दूध और अमृत समान कैसे है।
वाह। अमृत का भी फल हो, जो सबको मिले। बेसिकली हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, महर्षि थे, सब ने एक ही बात बोली कि भाई गाय का जो दूध है वो एक सर्वोत्तम आहार है। कितने सारे स्वामी हैं, स्वामी रामदेव जी के जो गुरु हैं, प्रद्युमन जी महाराज जो हैं, वो एक दिन में 7-8 लीटर दूध पीते हैं। उन्होंने अनाज को खाए हुए उनको वर्ष हो गए, बहुत वर्ष हो गए, पर आज वो 74-75 साल की उम्र में भी आप देखिए वो स्वस्थ जीवन जी इतना स्वस्थ है। उनको योग करते देखे तो हमें शर्म आती है कि मतलब हमारे शरीर में ना वो एनर्जी है। वो 100 किलो वजन ऐसे उठा लेते दोनों हाथों में, अपने हाथों के बल पर उल्टा होके वो चल पाते हैं किलोमीटर्स तक। तो ये सब कैसे था? तो ये हमारे इस देसी गाय के दूध और घी, जब चाहे वो महर्षि चरक हो, चाहे महर्षि सुश्रुत हों, महर्षि पतंजलि हों, या अनेकों महर्षि हों, अगर आप उनके किसी के भी सूत्रों में, श्लोकों में पढ़ते हैं तो आपको एक ही चीज़ समझ में आती है कि घी से सर्वोत्तम कुछ भी नहीं है। और सर्वोत्तम घी प्राप्त करने के लिए आपको सर्वोत्तम दूध चाहिए, जो कि देसी गाय के दूध से है। बहुत अच्छी। तो शुरुआत मदन मोहन जी हम इसी से करते हैं। कृष्ण मोहन जी, घी बहुत उपयोगी है, घी के बारे में बताया, और सार है घी। बहुत सारे दूध, दूध का मक्खन, दही, दही का मक्खन और घी अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट है जिससे शरीर की ऊर्जा बनती है। और सबसे पहले आपका घी का फार्म ही हम विजिट करेंगे, जो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी और परंपरा इसका एक संयुक्त संगम है। तो आप मुझे प्लीज़ हमारे दर्शकों को विजिट कराएं। मदन मोहन जी, घी क्यों ज़रूरी है ये बात हम सब जानते हैं, और घी को लेकर आज जितना प्रचार या भ्रामक प्रचार कहें या दुष्प्रचार कहें या स्वप्रचार कहें वो ज़्यादा हो रहा है। जिनके पास एक भी गाय नहीं है वो सैकड़ों लीटर घी बेच रहे हैं। आपके यहाँ भी है, आपका खुद का गाय है, खुद का ये है। ज़रूरी क्यों हो जाता है आज के पीढ़ी के लिए, खासकर से घी की जब बात करते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। जब हम कोई पूछता है कि घी क्या भाव है, तो हम कहते हैं 4,000 रुपये लीटर, 4,400 रुपये के आसपास, वो 4,200 के आसपास जीएसटी के साथ बनता है। जब हम बोलते तो क्या घी 4,000 रुपये में, अरे क्या सोना डाल दिया तुमने उसमें, ऐसे करके बात करते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि अरे बाबा रामदेव भी तो 500 रुपये में घी दे रहे हैं, श्री श्री रविशंकर भी 500 रुपये में घी दे रहे हैं, अमूल तो 350 रुपये में दे रहा है। बोले आप उसमें क्या खजाना करें? जो घी के प्रति हमारी भ्रांति है कि जब हम उनको बोलते हैं जी शुद्ध घी जो है, जैसा कि हमें हमारे शास्त्रों ने और हमारे पूर्वजों ने, हमारे ग्रंथों ने जैसा बताया है कैसे शुद्ध घी बनाया जाए, दूध से दही जमाकर, दही को भिगोकर, उसमें से मक्खन निकाल के, फिर उसे धीमी आंच पे गर्म करके, फिर जो घी बनता है वही सर्वोत्तम घी है। तो उसके लिए आपको 30 लीटर दूध चाहिए। अगर आप अमूल से आज दूध खरीदेंगे तो आपको 2200, 2250, 2300 रुपये का तो दूध पड़ेगा। तो 500 रुपये में क्या लेंगे आप? 500 रुपये में आप जो खा रहे हैं वो भी गोबर खा रहे हैं। आप जो बाबा रामदेव जो बेच रहे हैं, या जो, क्योंकि ना बाबा रामदेव के पास ये गाय है, ना श्री श्री रविशंकर के पास है। अभी श्री श्री रविशंकर जी का भी बताता हूँ। मैंने उनका आश्रम विजिट किया है, आपने भी किया होगा। श्री श्री बहुत ही गहन साधु हैं, ऋषि हैं, वो भी एक बहुत फिलोसफर हैं, बहुत बड़े, सब कुछ हैं। उनके पास भी गीर का फार्म है, उनके पास भी 400-500 गीर गाय हैं, पर वो जो घी है वो उनका भी 4-5 हज़ार रुपये लीटर ही मिलता है। अच्छा, हाँ, वो उस घी को तो वो भी 4-5 हज़ार रुपये लीटर में बेचते हैं, पर जो पब्लिक में वो बेचते हैं वो 500 रुपये में बेचते हैं। तो क्या एक आम जो नागरिक है वो उस इमेज में जाता है कि भाई इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा साधु अगर एक घी बेच रहा है तो अशुद्ध तो नहीं बेचेगा। पर वो एक्चुअली लोगों के स्वास्थ्य से खेलकर, बड़े बड़े लोग भी उस घी के नाम पर लोगों का स्वास्थ्य से खेल रहे हैं। ये बड़ी एक इसमें बड़ी दुविधा है कि हमारे अपने हिंदू समाज से आए हुए इतने बड़े साधु लोग भी ऐसा कर रहे हैं। तो उससे ये भ्रांति घी के प्रति इसलिए ज़्यादा फैलती है। और जो एक किसान है वो आज 900 से लेके 1200-1500 रुपये में घी, नकली घी बना के बेचता है, क्योंकि उसको पता है उससे ऊपर उसको कोई कीमत नहीं देने वाला। वो भी शुद्ध के नाम पे कि भी 500 रुपये में तो अगर घी मिलता है तो मैं आपको क्या बना के दूँ। अगर वो अपना घी 40 रुपये लीटर भी बेचेगा तो उसको 1500 रुपये के आसपास कीमत मिलती है। तो सोचता है कि चलो भाई कोई बात नहीं, मेरा दूध में नहीं बेच पाया तो इसको घी को बना के बेच दूँ 1500 रुपये में ही। तो हम कितना उस किसान के साथ भी कितना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं कि हम उसको
एक इतनी कम कीमत पे बेचने में मजबूर कर रहे हैं। मदन मोहन जी, घी की जब बात करते हैं, घी की बात करें, गायों को खिलाना ये एक बड़ा फैक्टर है। घी में जब हम बात करते हैं, घी की तो सब बात करते हैं, लेकिन गाय क्या खा रही है तब वो अच्छा दूध दे पा रही है, तब अच्छा घी बन पा रहा है। खिलाने पर किसी का ध्यान नहीं है, ये भी एक फैक्ट है। बहुत बड़ी बात कही आपने। जो गाय जो खाती है वो अपने दूध में गुण ले आती है। आप देखना, बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऋषियों ने इस बात पर कहा है कि मौसम के हिसाब से गाय जिस तरह की जड़ी बूटियां पहले ग्रेजिंग में खाती थी, उसके हिसाब से ये निर्णय लिया जाता था ऋषियों द्वारा कि किस तरह की दवाई में किस तरह की गाय किस मौसम में दूध से बने हुए घी का प्रयोग किया जाए जिससे कि उत्तम रिजल्ट मिले। भादवा का घी बड़ा फेमस था। देखिए, भादवा का घी फेमस इसलिए भी था क्योंकि उस समय पर ज़्यादा घास मिलती थी, ठीक है, ज़्यादा पहाड़ों से जड़ी बूटियाँ उगती थी, तो वो भी एक कारण था क्योंकि बरसात होने के बाद वो सब हब सूखते थे वैसे ही। उस तरह से बहुत सारे। अब ये आपका छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ हैं जैसे कि पुनर्नवा है या आपका भूमि आंवला है, ये तो भी सैकड़ों की संख्या में उग जाते हैं। और इसी तरह से बहुत सारे दूसरे शंख पुष्पी वगैरह भी सब ऐसी उग जाती है। अश्वगंधा तो खाती नहीं गाय वैसे, तो जड़ के रूप जड़ी काम आती है, पर वो भी बहुत उग जाती है इस समय पर अरावली के रीजन में। पर आज जो आप गाय को खिलाते हो, वो आप जो ऋषि मुनियों ने जिस तरह का चारे के लिए बोला है कि अगर आपने गायों का पालन कर रहे हैं, एक गौशाला में गाय हैं, तो उसको क्या खिलाया जाए, तो संपूर्ण भोजन अगर देना है गाय को, तो हरे चारे में अगर आपने नीम, कड़ी पत्ता और मोरिंगा, तीनों को बहुत आसानी से उगाया जा सकता है। हर तरह की जलवायु में उग जाता है। राजस्थान, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब से लेकर केरला तक में भी आपको नीम की तो बहुत बड़ी खेती होती है। तमिलनाडु में नीम का तेल जहाँ जहाँ तैयार किया जाता है, सिलवासा के रीजन में अगर आप जाएं, आपको बहुत ज़्यादा नीम की खेती मिलेगी। मीठा नीम, यानी इसकी भी बात करें, कड़वे नीम, दोनों तरह के। मतलब आप नॉर्थ में भी और आपको साउथ तक में, पूरे भारत में मोरिंगा भी आप उड़ीसा में भी उगा लो, चाहे आप कन्याकुमारी में उगा लो, यहाँ गुजरात में उगा लो या आसाम में उगा लो, हर जगह उगेगा। तो हर जलवायु में ये कुछ पौधे हैं जो हमारी हर चीज़ को, अब वो दूध से ज़्यादा कैल्शियम है, अंडों से ज़्यादा कैल्शियम है, प्रोटीन की मात्रा 40 से ज़्यादा % में है मोरिंगा में, और 200 से ज़्यादा दूसरे मिनरल्स हैं जो किसी भी तरह का मैल न्यूट्रिशन, गाय में जो भी किसी तरह के मिनरल की कमी है उसको पूरा कर देगी। तो आपको मैं कहता हूँ कि जिस गाय को आपने ये सब खिलाया है और उसका जो दूध है वो एक सर्वोत्तम घी बनाने के लिए पर्याप्त है। एक सर्वोत्तम घी कैसे बनता है, पूरा प्रोसेस आपसे आप समझेंगे। सबसे पहले ये जो पुरानी पद्धति है, इसका आपने यूज़ किया जैसे है। ये पुरानी पद्धति बहुत साइंटिफिक थी, बहुत विज्ञान पर आधारित पद्धति है कि धीमी आंच पर आप पहले दूध को गर्म करें। अच्छा। और वो भी ऐसे बर्तन में जो मिट्टी से बने हों। मिट्टी में छिद्र होते हैं, सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनसे सांस मिलती है, दूध उसमें उबलता है, तो उसके जो गुण हैं, अब आप देखिए पीली पीली मलाई आ रही है ये। अब ये धीरे 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 कुछ घंटों से ऑलरेडी चल रहा है ये। लगभग कितने घंटे लगते हैं एक दूध को, कितना दूध होगा ये लगभग इसमें? ये इसमें करीबन है 15 लीटर से थोड़ा ऊपर। और कितने घंटे तक ये पकाया जाता है अगर देखा जाए तो? देखिए, वैसे तो इसको आपके ऊपर, समय के ऊपर है। हम जैसे इसको करीबन 5 से 6 घंटे पकाते हैं। नॉर्मली इसको कुछ लोग इसको 10 घंटे भी उबाल सकते हैं कि उनका समय, मान लो कि अगर खेती में चले गए पहले, तो आपने उसी तरह से थोड़ा कम उपला लगाया, जो गौरी हम या उपला कहते हैं इसे, गाय के गोबर से बनाए हुए, उनको आप लगा के चले गए। कम लगाएंगे तो और ज़्यादा देर तक पकेगा धीरे धीरे, तो उसके हिसाब से। अच्छा, फिर तो ये बन गया। तो ये आप देखेंगे अगर आप इन सब में ये दूध हल्का कलर बिल्कुल चेंज हो रहा है। हाँ, धीरे धीरे ये स्वर्णिम जो कलर आ रहा है, यही सर्वोत्तम घी बनता है। इसी से आप देखेंगे बिल्कुल ये घी बन गया। नहीं, ये दूध गर्म हो रहा है, दूध गर्म फर्स्ट स्टेप है। मतलब ये सर्वोत्तम घी बनाने का फर्स्ट स्टेप है, पहला सूत्र है, प्रथम सूत्र है ये। उसके बाद हम इसको दही जमाएंगे। अभी क्या है कि एक राउंड तो सुबह हो चुका था, अब ये दूसरा राउंड घी का अभी मक्खन निकाल रहे हैं आपके लिए। दही जमाया आपने? दही हमने इन मटकों में ही जमा लिया, दूसरे मटकों में, और उसके बाद फिर हमने उसको इन दूसरे मटकों में ट्रांसफर कर दिया।
अच्छा, क्या अंतर है? जैसे आजकल लोग मशीन लगाते हैं, वो एक तरफ घूमते जाता है और कुछ और कोई भी मशीनें आ process गई है ना, हैं। देखिए जो इसके अंदर एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं उनको तोड़ने का जो प्रोसेस है, आप बहुत हैवी ग्राइंडर लगाएंगे, काम तो जल्दी हो जाएगा आपका, पर प्रोसेस जो है, जो डिफाइंड प्रोसेस है, पहले बोलते थे मोटर नहीं होती थी, आज भी अगर आप किसी चीज़ को हाथ से बनाते हैं, घिसाई करते हैं, कई चीज़ों की मशीनें बहुत अच्छी करती हैं, पर जो उसमें जो रिजल्ट्स आते हैं, जो हाथ से धीरे धीरे स्लो प्रोसेस में, और ये खाना है, ये हमारे शरीर में जाना है, हमारा शरीर कोई मशीन नहीं, लोहे का नहीं है, बहुत सही बात तो उसमें जो जाएगा वो दवाई की तरह जाए, तो स्लो प्रोसेस से बना हुआ है, तो वो बहुत बेस्ट है। अब इसमें से जो मक्खन आप देख रहे हैं, ये एकदम येलो कलर का मक्खन है, जो ऊपर तैर के आने लग गया अभी, ठीक है। बिल्कुल, इसकी खुशबू ही बहुत, अरोमा इसका। अब आप देखिए कि 30 लीटर दूध से 1 लीटर घी बनेगा, तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रोसेस की, और आप मलाई निकाल के, क्रीम निकाल के बना लें, तो वही काम 10 लीटर में हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसीलिए ये घी महंगा होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा दूध की ज़रूरत होती है। और आप देख सकते हैं, ये महिलाएं गांव से आती हैं, मेहनत करती हैं, और इस परिश्रम से निकलता है ये घी। बिल्कुल। तो एक तो ये रोज़गार हो जाता है सबके लिए, और साथ में हमारे लिए भी अच्छा है कि हम उस पुरानी पद्धति को ज़िंदा रख पा रहे हैं। एक नॉर्मल किसान जैसे, तो ये सबसे अच्छा तरीका है घी निकालने का, जो पुरानी पद्धति है। आजकल बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपने बताया, वो महिलाएं क्रीम पे क्रीम जमा, मतलब मलाई जमा करती जाती हैं, फिर लास्ट में थोड़ा सा जामुन डला के उसको निकाल देती हैं। वो पद्धति और ये पद्धति में मैं समझता हूँ बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क होना तो एक बात है, पर बॉम्बे के एक मशहूर डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, उन्होंने कभी वीडियो बनाया था, यूट्यूब पे वो वीडियो है उनका। उन्होंने कहा कि मलाई से बनाया घी जहर समान है, क्रीम से बनाया गया घी जहर समान है, बटर मिल्क से बनाया गया घी जहर समान है। तो अगर या तो मैं अपने शरीर को जहर देना है, कैंसर लेना है, हॉस्पिटलाइज होना है कुछ सालों के बाद, तो कुछ भी खा सकते हैं। पर अगर हमें शुद्ध रखना है, अगर आपको लगता है कि भाई बहुत महंगा होता है, तो घर में गाय पालें। गाय पालें, उससे बेस्ट कुछ नहीं है, कोई मिलावट भी नहीं कर पाएगा। और आप घर में एक मोरिंगा के पौधे, कुछ कड़ी पत्ता के पौधे और नेपियर घास लगा लें, तो साल भर का चारा आपको उपलब्ध रहेगा, और आपका पशु भी स्वस्थ रहेगा, और आपको गुणकारी दूध मिलेगा, और अपने घर में आप बिलोकर घी भी बना सकते हैं। मुझे लगता है वो घी वो या तो देगा नहीं, देगा तो अच्छे रेट में देगा, अगर सच में वो गाय पाल ले और ये करे तो। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि हम भी दोषी हैं, हमें भी किसान को पूर्ण मूल्य देना चाहिए। हजारों साल पहले लिखी गई चरक संहिता में भी लिखा है कि घी अगर कर्ज लेकर भी खाना पड़े, तो खाना चाहिए। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऐसा कहा गया। देखिए, चरक संहिता के 11वें अध्याय के 11वें सूत्र में लिखा है, गव्यम घृतम परम श्रेष्ठम सर्वदोषा प्रणाशनम मेध्यम वृश्यम बलवर्धनम दीपनम पाचनम च तत। अर्थात गाय से दूध से बनाया हुआ जो घी है, घृत है, गौघृत है, जो वो आपको ना आपके शरीर को बल देता है, आपके मन, आपके विचारों को भी बल देता है, आपके शरीर के तेज को बढ़ाता है, तप को बढ़ाता है, रोगों से आपको दूर रखता है। अगर आप महर्षि सुश्रुत की बात करें, देखिए हमने अलग अलग महर्षियों द्वारा जो रचित उनके श्लोक हैं, वो घी के ऊपर। अब आप देखते हैं, महर्षि सुश्रुत जो हैं, पूरी दुनिया में जितने भी ही वॉज द फर्स्ट सर्जन ऑफ द वर्ल्ड। महर्षि सुश्रुत दुनिया के पहले सर्जन थे, जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी भी की, नाक की सर्जरी भी की, और पूरे शरीर के उन्होंने जो आज भी जो सर्जन यूज़ करते हैं, जो टूल्स, 90% आज भी उन्हीं के डिज़ाइन टूल्स को थोड़ा चेंज करके किया हुआ है। मेलबर्न जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसमें तो इनकी बहुत बड़ी स्टैचू लगी है। हाँ, बिल्कुल। तो आप कहते हैं, घृतम सर्वदोषानाम सारम सर्वगुणा तिरिक्तम सर्वरोगहरम सर्व सौभाग्यकरम सर्व संचयकरम सर्वायुष्यप्रदम सर्वदोषनम सर्व योग निवारिणी। घी सभी औषधियों का सार है।
महर्षि सुश्रुत जो मतलब सर्जन्स के पिता हैं, ठीक है, डॉक्टर्स के पिता हैं, वो कह रहे हैं कि घी सभी औषधियों का सार है, यह सभी अन्य पदार्थों में श्रेष्ठ है, यह सभी बीमारियों का उपचार है, यह सभी शुभकामनाओं को लाता है। घी शुभकामनाओं को लाता है, कितनी बड़ी बात कही है। यह सभी धन का भंडार है, मतलब इससे बड़ा क्या धन जो शरीर को ऐसा करे, ठीक है। यह जीवन को दीर्घ काल तक बढ़ाता है, यह सभी दोषों को नष्ट करता है, यह सभी बीमारियों को ठीक करता है। वाह। तो कहने की बात यह है कि ये उनके शुश्रुताना जो वर्ष 23 में लिखा है उन्होंने, ऐसे ही हमारे दूसरे ये ग्रंथों में दूसरे महर्षियों ने सब बहुत अच्छा आपने सब अलग अलग दिखा है, लेकिन सूत्र रूप से यही है कि घी एक्चुअल में फिर यही होना चाहिए बस। जिस घी का वर्णन है। जो गाय का घी है, बकरी का भी नहीं, भैंस का भी नहीं, जो गौ घृतम है, वही सर्व अमृतमयी गुणकारी है। और इस प्रोसीजर से इस बनाया गया पद्धति से, हाँ। मिट्टी के बर्तन में दूध गर्म करना, मिट्टी, आज देखो हमारे पूर्वजों के पास भी तांबे के बर्तन थे, कांसे के बर्तन थे, और वो पाक कला के निपुण थे। उन्होंने ये कहा कि ये भोजन चांदी में खाना चाहिए, ये भोजन कांसे में खाना चाहिए, ये भोजन इसमें पकाना चाहिए, ठीक है, सब चीज़ें बताई उन्होंने। पर जब वो घी की बात आई तो उन्होंने कहा मिट्टी के बर्तन में, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो जरूर देखो लिंक होगा। आज की बिल्कुल। साइंस में हमारा जो कमर्शियल इंटरेस्ट है, उसमें हम इस बात को दबा देते हैं कि जन के लिए क्या हितकारी है। हमारे ऋषि मुनि का उनको कोई कॉपीराइट नहीं था, उनको किसी मूल्य से मतलब नहीं था, वो तो सब उनका निःशुल्क होता था, जन सेवा के लिए होता था। तो जो उन्होंने सूत्र दिए, मैं तो अंधा होकर उसको फॉलो करना चाहता हूँ, मैं उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना चाहता हूँ। मैं अब इसके बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर जो आज की जनरेशन है, जिसको हर चीज़ में साइंस 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 का एक प्रूफ चाहिए होता है, उनको रिसर्च करनी चाहिए और बताना चाहिए कि भाई हमारे ऋषि मुनियों ने, जो मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं, वो आज कह रहे हैं कि साहब सर्वोत्तम घी जो है वो खाना शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। अमेरिकन डॉक्टर्स भी कहने लगे, यूरोपियन डॉक्टर्स भी कहने लगे, पर घी कौन सा खाना चाहिए, वो बटर ऑयल का नहीं, मलाई का नहीं, वो ऐसा घी खाना चाहिए जो अमृत समान हो, जो शरीर पर लगने के बाद हमें रोगों से, हमारे तेज को बढ़ाए, हमारे को रोगों से दूर रखे, हमारे मन को और हमारी बल को, दोनों को मजबूत करे। मदन जी, शुद्ध विलोना पद्धति की हम बात कर रहे हैं। हमने देखा गाय के दूध से आपने दही, और दही से फिर मक्खन निकला। मक्खन निकलने के बाद का भी कोई स्लो प्रोसेस में आपने दूध हल्के हल्के गर्म किया, मक्खन निकला भी आपने वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो घुमाने का जो स्लो प्रोसेस में, उसको रही जो है एक ही दिशा में घुमा देंगे तो उसमें शुद्धता नहीं आएगी। और फिर मक्खन निकला। तो मैं देख रहा हूँ कि ये मक्खन भी कलर बिल्कुल बहुत अच्छा है। ये देखिए, अगर सोने जैसा शुद्ध घी लेना है तो पहले उसके लिए स्वर्णिम जो मक्खन है उसका होना ही बहुत ज़रूरी है। क्या बात। और अमृतमयी जो घी है, अगर शरीर को बलशाली देने वाला घी बनाना है, तो ये जो गाय का जो घी होता है, इसका खास बात ही है, इसका जो ये पीला रंग है, इसका जो स्वर्ण कण है इसके अंदर, वो ही इसकी खास बात अच्छा, है। मक्खन की बात करें, आजकल देखिए बड़े बड़े ढाबों में इतनी बड़ी पराठा और उस पर इतना मक्खन, क्या है वो? आप समझ सकते हैं। देखिए, अगर मुझे ये मक्खन बेचना हो तो इसकी कीमत तो 3,000 3,500 रुपये से ऊपर हो जाएगी, क्योंकि इसमें छाछ का भी मिश्रण है, अभी पिघलना बाकी है। तो वो अगर आपको एक पराठा जो आपको 150, 200, 250 रुपये में एक पराठा दे रहा है, उस पर वो क्या 400 रुपये का घी लगा के दे सकता है आपको? बिल्कुल नहीं। तो वो घी ऐसे ही स्रोतों से आता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। आप एक बार देखिए कि एक ढाबे पे आप खाना खाते और अब चले जाते स्वाद के लिए फिर क्या, एजिनोमोटो एक पदार्थ है जो चाइना से बहुत इंपोर्ट होता है और ढाबों में, रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वो बहुत हानिकारक बताते हैं। कैंसरस है, पर वो क्या है, उस टेस्ट को इतना ज़्यादा बढ़ा देता है, वो टेस्ट बड्स हैं उनको एकदम बुरी तरह से ऐसा करता है कि बस क्रेविंग होने लग जाती है। तो अजीनोमोटो डाल के उसको ऐसा बना दिया जाता है। और फिर घी तो आपको फिर क्या है ना कि आप क्या खा रहे हो तो भगवान ही जानता है आप क्या खा रहे इसका हो। कलर ही अलग है। अब ये धीरे धीरे इसको पकाते हैं आप यहाँ?
घी के लिए? देखिए सबसे जो खास बात है मिट्टी के बर्तन में उसको गर्म करके धीमी आंच पे, तो धीमी आंच पर जब वो पकता है, पिघलता है, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। तो ये मदन जी मिट्टी के ऊपर भी मिट्टी लगाई है, ये क्या है ये? वो स्लो आंच अगर तेज हो जाए तो मिट्टी से क्या होगा, ये बहुत गर्म नहीं होगा। अगर गीली मिट्टी इस पे लगा, ये रोज गीली मिट्टी से करना पड़ता है। अगर आप देखेंगे इसको ध्यान देखेंगे, देखो क्रिस्टल फॉर्म हो रहे हैं जो दानेदार नेचुरल। आप देखिए कि जो घी नेचुरल दानेदार बनता है, स्लो स्लो ये टूट रहे हैं पदार्थ, और ये क्रिस्टल क्लियर, जैसे क्रिस्टल बनते जा रहे हैं इसमें। डॉक्टर के पास जाने के बाद कई बार डेयरी प्रोडक्ट्स को मना कर देते हैं, खासकर से घी छोड़ दो ये बात होती है, लेकिन घी वास्तव में क्या है, उसकी पद्धति क्या है, आज बहुत विस्तार से हमने इस पे बातचीत की। गाय का घी और इस पद्धति से तैयार किया घी ही सर्वश्रेष्ठ है। वो चाहे कोई भी कीमत देके आपको लेनी पड़े, उसका उपयोग आपके स्वास्थ्य को, मन को, बुद्धि को भी तेज करता है। मदन मोहन जी, ये बड़ा पुराना तरीका जैसा आपने घी का था, वैसे ही कुछ कोल्हू और बैल शक्ति केंद्र, ये बड़ा अच्छा दिख रहा है। तो ये क्या है ये? देखिए जैसा आपने कहा बैल शक्ति केंद्र, बैल एक शक्ति का प्रतीक है। हमारी भारतीय संस्कृति में मूल रूप से आप देखें तो बैल शक्ति का हमेशा से प्रतीक रहा है। अशोक चिन्ह में भी अगर देखें तो बैल की शक्ति को बहुत महत्वपूर्णता दी गई। तो किसी भी बीज का जब हम अपने, देखिए हम घी खाते हैं स्वास्थ्य के लिए, पर सब्जी बनाने में हम तेल का प्रयोग बहुत करते हैं। और अगर आप देखें तो मुख्य रूप से सरसों का तेल नॉर्थ इंडिया में खाया जाता है, नारियल का तेल साउथ में खाया जाता है, गुजरात में मूंगफली का तेल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट में और बंगाल में भी सरसों ज़्यादा यूज़ की जाती है। भारत में मुख्यतः ये 3 तेल हैं जो मुख्य रूप से यूज़ किए जाते हैं। और सर्दियों में तिलहन का तेल, जो कि अपना तिल का तेल बोलते हैं। तो कितना ऑयल इसे सीड से कितना तेल निकलता है? देखिए ये 10-11 किलो सरसों से 3 से 3.5 लीटर इसमें तेल निकलेगा। मतलब 10 से 11 किलो बीज डालते हैं इसमें सरसों का, तो 3 से 3.5 लीटर तेल निकलता है। और बूंद बूंद करके निकलता है। देखिए आप, अभी तो निकलना शुरू नहीं है, पर फिर भी तो अभी इसमें अभी निकलना शुरू हो गया है बूंद बूंद। देखिए बहुत कम आया है। अच्छा, जब अब बात करते हैं रिफाइन आजकल बड़ा चल रहा है कि एकदम शुद्ध, बिल्कुल बार बार छान करके, बहुत अच्छी सुगंध है, बार बार छान करके तेल का रीयूज, ये सब बार बार जो बातें आती है, उसमें तो ये बिल्कुल प्योर है। अगर देखा जाए तो बहुत प्योर है। इसका जो छोका होगा ना, उसमें भी आपको ऐसी अलग ही महक आएगी, अलग ही अरोमा आएगा। और जो ये फिल्टर्ड होते हैं, बार बार जो फिल्टर्ड होते हैं, ये आप देखिए जितनी ज़्यादा हम उसको फिल्टर करते हैं उसके गुण खत्म होते जाते हैं। जो बड़ी मिलों में, बड़ी कंपनियों जो तेल निकालती हैं, हज़ारों आरपीएम पे निकालती हैं, उबलता हुआ तेल निकलता है। ये ही तेल पानी एकदम ठंडे पानी के जैसा एकदम ठंडा है। अच्छा, ये जब निकलता है इसको एकदम, इसका जो गर्म है तो बहुत कम गर्म होता होगा। ये गर्म होता ही नहीं है, तो गर्म होगा कैसे जब इतना स्लो चलेगा। ये पीली सरसों है यहाँ पर। मुझे किसी ने बताया पीली सरसों का भी बहुत ज़्यादा गुणकारी तेल है। काली सरसों इसका प्रोडक्शन कम होता है। अब तो वापस से देखिए, सबसे अच्छी बात है पिछले 5 सालों में, या ये कहूँगा पिछले 10 सालों में, जब से भारत में ये चलन शुरू हुआ है, वापस से हम लौट के अपने पारंपरिक बैक टू बेसिक जब से जाने लगे हैं, तो पीली सरसों भी किसानों को दोबारा उगानी पड़ रही है। ऐसे जैसे खपली गेहूं आपने सुना होगा, वापस से खपली गेहूं का चलन शुरू हो गया है। मिलेट्स का चलन शुरू हो गया। मिलेट्स तो गरीबों का खाना होकर खत्म हो गया था, आज वही अमीरों के पास आ गया है। ठीक है, तो ये 3 आरपीएम पे जब घर्षण करके जब ये तेल, ठंडा तेल निकलता है, तो ये अमृत के समान हो जाता है, गुणों से भर जाता है। वो हमने काली सरसों, पीली सरसों, और ये कुछ अलग है, ये मूंगफली। तो ये मुझे लगता है कि अब वो जो तेल निकालते हैं, जो इतना दबाव देके या पूरे मशीन से, उसमें और इसके मेडिसिनल वैल्यू जो रहता है, गुणकारी गुण में भी बहुत फर्क रहता है। बहुत फर्क रहता है। देखिए ठंडा, आयुर्वेद कहता है तेल केवल एक ही बार गर्म होना चाहिए खाने के लिए, ओनली वंस। जो तेल ही गर्म निकलेगा वो तो अपने गुण वहीं खो देगा और जहरीला हो जाएगा। आप सेकंड टाइम गर्म करेंगे तो जहरीला हो जाएगा वो। तो यही एक तरीका है जिसमें आप एकदम ठंडा है, आप उसकी बूंद पर हाथ भी लगाएंगे तो आप देखेंगे नीचे गिरे, या तो फिर शुद्धता पे बिल्कुल, ये बिल्कुल ठंडा है। यहाँ भी देख रहे हैं है ना, बिल्कुल ठंडा है ये।
तो कहने का मतलब ये है कि इतना ठंडा तेल निकलता है, इसीलिए इस तेल से जब खाना पकाते हैं तो वो भी कहते हैं, आयुर्वेद कहता है वो भी एक ही बार पकाना चाहिए, उसको बार बार जब चलते हैं तो उसके अंदर जो एसिड्स होते हैं वो फिर हमारे शरीर में कैंसर पैदा करने एक और बात मुझे ध्यान आ रही है मदन मोहन जी कि ये बैल शक्ति नाले बुल का भी बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन इसके माध्यम से हो रहा है। देखिए हमारे आज समाज में गाय को मेल बच्चा पैदा होते ही उसको बाहर सड़क पे छोड़ देते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। किसान बड़ा दुखी हो जाता है। बैल शक्ति केंद्र एक प्रेरणा स्रोत केंद्र है जो किसान यहाँ पर विजिट करने के लिए आते हैं, और आप जो ट्रेनिंग देते हैं अपने वहाँ पर अपने ट्रेनिंग सेंटर में झिंझोली में जो आपका आश्रम है, वहाँ जो आप ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, वो बच्चे जब अपने गांव में जाएं वो ये ऐसी चीजें देखते हैं कि हाँ ये आज भी पॉसिबल है। हम एक बताना चाहते हैं, देखिए इन हमने बुलों को बाधित भी नहीं किया है, अच्छा बधिकरण भी नहीं है, बधिकरण भी नहीं है, और कोई पट्टा नहीं बांधना पड़ता। कितने हेल्थ देखिए आप इनकी हैं, क्योंकि इसमें से जो बचा हुआ जो खल है वो इनको एज ए इनाम मिल जाता है, तो इनके लिए एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो गई। देखिए किसी भी जानवर को, चाहे घोड़ा रखे चाहे, और हम खुद भी एक्सरसाइज नहीं करें तो हमारे शरीर में जो स्थूलता आ जाती है, एकदम नकारा लगने लग जाता है मेरा शरीर, तो इनको एक्सरसाइज देना भी जरूरी है। एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो गई, और और ये किसी पर बोझ नहीं है। सबसे बड़ी बात है इनकी स्किन की शाइन बता रही है, देखिए आप हैं, चमक रही है, देखिए स्किन बिल्कुल इसीलिए चमक रही है क्योंकि अच्छा खाने को मिलता है और एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो जाती है। दूसरा यहाँ से निकलने वाला जो खल है वो इनको बहुत पसंद आता है, बाजार के खल से तो ये बहुत ही बढ़िया है। और ये कमाऊ पूत है ये कमाऊ बेटा है घर का, समझ रहे हैं। अच्छा ये मदन मोहन जी, मिलावट जब हम घी में भी बात करते हैं, सरसों तेल में भी मिलावट, पाम ऑयल है और बहुत सारी चीज़ें आजकल बाज़ार में आ रही है, तो शुद्ध सरसों का तेल उपलब्ध हो, ये एक बड़ा आजकल चैलेंज है अच्छे जो खासकर से गृहिणी है उनके लिए। देखिए आपने बात इतनी अच्छी बात कही, क्योंकि ऐसी जगहें कहाँ हैं, कितने कोल्हू हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो आज बेरोजगार युवक है उन्हें अपने गाँव में, ये तो सड़क पे फ्री में मिल जाएंगे आपको, बैल तो आपको फ्री में मिल जाएगा, आपको थोड़ी सी मेहनत करके ट्रेन करना है उसे, और आप दो काम कर रहे हैं, आप उसके घर तक शुद्धता पहुंचा रहे हैं और साथ में अपने घर के लिए भी उधर पोषण भी हो रहा है। हाँ, उधर पोषण भी हो रहा है आपका। और आपने जो बात कही कि पाम ऑयल मिलाया जाता है, देखिए भारत सरकार हमारे जैसे देश में जहाँ महंगाई एक बहुत बड़ा इशू है, तो सरकार का एक जो इंस्टीट्यूशन है FSSAI, वो इजाज़त देता है आपको बड़ी कंपनियों को कि इन्फ्लेशन ना बढ़े, इसके लिए आप सरसों के तेल में, मूंगफली के तेल में, दूसरे तेलों में आप 30% तक, आप 35% तक आप पाम ऑयल मिला सकते। और सरकार ने पाम ऑयल मिशन की भी उससे शुरुआत की कि ये बढ़े और मिले। देखिए बढ़े मिले का ये है कि, पर ये तो सिद्ध होता है कि पाम ऑयल कैंसर पैदा करने का एक बहुत बड़ा कारक है। शुद्ध खाना खाना है तो उसके लिए एक मूल्य देना पड़ेगा। इसमें आपके लिए एक बुल है जो मेहनत कर रहा है, एक आदमी है जो मेहनत कर रहा है, ठीक है, तब जाके स्लो करके ये प्रोडक्ट निकल रहा है। तो प्रोसेस जो है उसका आपको थोड़ा मूल्य तो देना ही चाहिए। क्या मूल्य है, कॉस्टिंग क्या पड़ती है? देखिए आपको 400 रुपए के आसपास तो नॉर्मल तेल मिलता है बाजार में, उसमें 30% हम पाम ऑयल घुसा हुआ पी रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप उसमें से भी प्योर ऑयल रखेंगे तो वो भी 550 के आसपास आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये 600 रुपये मिल रहा है, तो आपको कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत महंगा है, पर आप अपने परिवार के साथ, आप 1 लीटर तेल खाते हैं आप पूरे महीने में। एक नॉर्मल फैमिली जो 4 लोगों की फैमिली है वो 1 लीटर तेल खाती है लगभग 1 महीने में। अब वो आप एक नॉर्मल हो, अगर आपकी 25,000 रुपये तनख्वाह है या आपकी 50,000 रुपये तनख्वाह है, आपकी 1 लाख रुपये तनख्वाह है, आपकी 5 लाख रुपये महीने की तनख्वाह है, पर आपकी मानसिकता ऐसी है कि आप एक होटल में जाके जिस खाने से आपका नुकसान होना है उस पर तो आप एक रात के लिए 10,000 रुपये खर्च कर देंगे, ठीक है ना। पर अपने परिवार के लिए वो 50 रुपया या वो 200-250 रुपया एक्स्ट्रा देकर, जो कि महीने भर खर्च होना है, जिसकी एक टाइम की सब्जी भी जितने रुपए में आती है, मतलब आपने एक दिन में जितनी सब्जी खरीद रहे हैं उतने पैसे का पूरे महीने का तेल आ जाता है। पर हम उसमें सोचते हैं कि नहीं, हम ये तेल अगर 300 रुपये एक्स्ट्रा दे दिया या 200 रुपये एक्स्ट्रा दे दिया, 50 रुपये एक्स्ट्रा दे दिया, तो ये हमारा ये हम नहीं दे सकते ऐसा, ठीक है ना।
तो ये हमारी मानसिकता बहुत ख़राब हो गई। ये बहुत सही बात कही। होटल में जाकर के बड़ा इन्वेस्टमेंट मतलब एक रात में ही खा जाते हैं, लेकिन शुद्धता की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं समझौता हम अपने स्तर पर करते हैं। ये तेल का बाज़ार आज जितना बड़ा व्यापक है, जहाँ कालाबाजारी है, मिलावट है, ये सब सारी चीज़ें देखते हैं, वहाँ शुद्ध तरीके से उगाए जाने वाला सरसों तेल, जी हाँ उगाए जाने वाला मैं क्यों कहूँ, क्योंकि ये दाना जो टूटता है वो ठंडा तेल के रूप में परिवर्तन होता है और वो तेल वास्तव में तेल होता है। ये हमने इस बैल शक्ति केंद्र से देखा है। देसी गाय पे विदेशी टेक्निक, यानी दूध निकालना सभी फार्म के लिए, जितने भी बड़े फार्म जितने भी बनते हैं, लेबर की प्रॉब्लम एक बड़ी समस्या रहती है, जिसमें से दूध निकालने में लेबर का बहुत सारा समय जाता है। जी हाँ, सुबह मिल्किंग होती है, सुबह मिल्किंग करने से पहले लगभग 1 घंटा पहले और लेबर को जगना पड़ता है, दाना मिश्रण खिलाना पड़ता है, फिर दूध निकालना पड़ता है, सेम ऐसे शाम का प्रोसेस है। ये टेक्नोलॉजी, ये टेक्निक को कैसे सरल किया जाए, हाँ आज गिर अमृतफल गौशाला में हैं, कृष्ण मोहन जी हमारे बीच में हैं। कृष्ण मोहन जी, दूध निकालना एक बड़ा लेबर इशू है, क्योंकि कई बार लेबर साल भर रहती नहीं है, चली जाती है और बहुत ज़्यादा समय इसमें जाता है लेबर का खासकर से, और फार्म का विस्तारीकरण जब होता है तो ये समस्या बढ़ती जाती है। इस टेक्निक का ये, इस प्रॉब्लम का ये जो समाधान आपने पाया है, क्या है ये तकनीक? अच्छा, आप थोड़ा इधर आ जाइए। ये देखिए, एक इसमें सेंटर पोर्शन है, तो गोपालक जो है वो नीचे रहते हैं। हाँ, तो उनको जो लात खाने का डर है वो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ठीक है, और गायों के पैर भी बांधते हैं। ठीक है, और मशीन सारी बीच में अंडरग्राउंड में है। ठीक है, तो इसमें 8 गाय इस लाइन में आती है, 8 गाय इस लाइन में आती हैं। 16 गायों का दूध एक साथ निकलता है। ठीक है, और ये दूध निकलने का जो प्रोसेस है ये 5-7 मिनट का ही है। ठीक है, बस बच्चे को मैच कराना, ठीक है, और साफ़ सफाई करना, ठीक है, उसमें थोड़ा एक टाइम लगता है, टर्न अराउंड टाइम लगता है। अदरवाइज़ ये दूध निकालने का सबसे इजी बेहतरीन तरीका है। और आज के टाइम क्या है कि हमारे पास जो गोपालक है जिनको दूध निकालना आता है, उनको तो ऐसी भारी शॉर्टेज है, और ढूंढने से भी नहीं मिलते। हैंड मिल्किंग जिनको, हाँ, हैंड मिल्किंग जो है वो ढूंढने से भी नहीं मिलते। उसके अलावा जो मिलते हैं उनको उन्होंने गलत तरीके अडॉप्ट कर रखे हैं, जिसमें गायों में थनों को नुकसान होता है, गांठें पड़ जाती हैं उनके। पर ये जो मिल्क पार्लर है, ये डेलावल कंपनी का स्वीडिश मिल्क पार्लर है, और इसमें मसाजर मोड के साथ में है, और ये इंडियन गाउस और इंडियन बैफेलो के लिए स्पेशली काम करता है। अच्छा, कई बार बोलते हैं देसी गाय पे सक्सेस नहीं है। आपके सामने है, देखो हमारी सारी गायों का दूध यहीं पे निकलता है। जिन गायों के सींग बहुत बड़े हैं, यूज चैनल में नहीं आ पाती, या जिसको कोई मेडिकल इशू है, या अभी आज ही बच्चा दिया है, तो उनको 10 दिन तक हम हाथ से ही दूध निकालते हैं। अच्छा, बाकी सारी गायों ने यहीं अडॉप्ट कर रखा है। अच्छा, इसमें कृष्ण मोहन जी, जैसे किसी को मास्टाइटिस की प्रॉब्लम हो गई तो उस थन से वो दूध निकलेगा तो सारा दूध खराब करता है, ये समस्या, क्योंकि जब वो हाथ से दूध ग्वाला निकालता है तो पता चल जाता है गांठ आ रही है, इसमें कैसे आप पता चलता है? इसमें क्या है कि एक तो लैक्टिफेंस आता है, लैक्टिफेंस हमको लगाना पड़ता है बाद में, दूध निकलने के बाद में, और एक आता है बायोफॉर्म। बायोफॉर्म को हमको पहले लगाना होता है, तो वो तो हो गया काऊ की हाइजीन से रिलेटेड। ठीक है, जो लैक्टिफेंस है उसका काम है परजीवियों को घुसने नहीं दे। अच्छा, तो मास्टाइटिस में परजीवी भी प्रवेश करते हैं, वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, दूसरा क्या कि सीएमटी टेस्ट होते हैं, तो वीकली हम सीएमटी टेस्ट रन करते हैं। अच्छा, उसमें 4 कप आते हैं और एक केमिकल डलता है, और फिर दूध का हम उसमें हर थन का उसमें थोड़ा थोड़ा दूध ले लेते हैं, उसको घुमाते हैं। अगर उसका कलर चेंज हो जाता है तो इसका मतलब इसको क्लिनिकल मास्टाइटिस है, तो उस गाय को अलग रखते हैं, उसका ट्रीटमेंट पहले होता है। कृष्ण मोहन जी, ये कुछ बड़ा सा मशीन आपने यहाँ लगा रखा है, क्या है ये ब्राज़ील से हमने इंपोर्ट किया था, इसको बोलते हैं कैटल क्रश। ब्राज़ील से यहाँ लेकर आए थे? हाँ, ब्राज़ील से हमने इंपोर्ट किया। अच्छा, और ये इंडिया में केवल अभी 2 यूनिट हैं, और 1 यूनिट अभी और इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं किसी अपने फ्रेंड के लिए। और ब्राज़ील में ये हर गौशाला में मिलेगा। ये इतनी बड़ी मशीन? हाँ, ये मशीन हर गौशाला में एसेंशियल है। अभी भारत में 2 ही है? अभी मुझे लगता है बड़े बड़े सरकारी संस्थान में भी ये है नहीं। मैंने देखा नहीं, हो सकता हो तो किसी ने इंपोर्ट किया हो तो पता नहीं, पर मेरी नॉलेज में 2 ही हैं। तो है क्या ये? अच्छा, इसमें क्या है, गाय यहाँ से एंटर किया, एंटर करने के बाद हम इसको लॉक करते हैं इधर से। ये देखो, ये लॉक हो गया। ठीक है, और अब हमारे पास इंस्पेक्शन का ये है डोर। ठीक है, हाँ, अरे सॉरी, ये वाला लीवर था, मैं इसको चला रहा। ठीक है,
तो गाय को एंटर कराने के बाद हम इसको लॉक कर दिया, ठीक है। गाय इसके अंदर चली गई। गाय इसके अंदर चलेगी। ठीक है। अब हमको गाय दिख रही है यहाँ पे, ये पूंछ वाला एरिया है गाय का, ठीक है। इधर से देख लो, ये गाय का पूंछ वाला एरिया है, ठीक है। ठीक है। अब हमको गाय यहाँ पे पूरी दिख रही है। अब गाय का अब आगे कंट्रोल क्या करना है, उसके पेट पे कितना दबाव है, मतलब बड़ी गाय है, छोटी गाय है, ठीक है, कितना भारी शरीर है। उसके बाद और बड़ी है तो हम ये सेटिंग इससे बाहर इसको और कर सकते हैं। अच्छा। सारी सेटिंग्स है, ठीक है। उसके बाद ये पेट पे कंट्रोल आ गया। आपको ट्रीटमेंट करना है तो जहाँ का ट्रीटमेंट करना है वहाँ का आप एरिया खोलोगे कि अगर उसकी गाय का पीठ के ऊपर कुछ इलाज करना है, नीचे टांगों पे अगर कुछ इलाज करना है, तो जो इलाज करना है वहाँ की खिड़की खोलोगे आप। अच्छा, ठीक है। अब जैसे ओवा लेना है आपको, ओवा एक्सट्रैक्ट करना है, तो ओवा के टाइम पे डॉक्टर अपना कंप्यूटर सेटअप यहाँ लगा लेगा और गाय कंट्रोल्ड है और गाय की गर्दन पे भी कंट्रोल है। इधर से दिखाओ एक बार, क्योंकि ज्यादा या तो पैर की तरफ या गर्दन की तरफ हाँ। ज्यादा हरकत करते हैं। ठीक है। ये गाय की गर्दन पे कंट्रोल है, इसमें रबड़ शीट लगी हुई है तो गाय को कोई हानि नहीं होती। अच्छा। गाय के अगर मुंह का इलाज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, कोई दवाई देनी है कंट्रोल करके तो यहाँ से दिया जा सकता है। जितना एरिया उसको फ्री करना है, गर्दन उसकी इजीली रहे, उतना कंट्रोल ये वगैरह भी सारा इसमें सब कुछ कर सकते हो आप। अच्छा। ओवा एक्सट्रैक्शन जो है एम्ब्रियो के लिए, ओवम पिकअप। हाँ, ओवम पिकअप भी यहीं से कर सकते हो। अपना कंप्यूटर का सेटअप डॉक्टर यहाँ लगा लेता है और यहाँ खड़ा होके अपना, गाय शांत रहती है इस पे, गाय इधर उधर कहीं मूव नहीं कर सकती, कहीं हिलने का कहीं हिलने का नहीं है। क्या खर्चा आता है अगर इसका? ये हमने शायद मेरे ख्याल से 12-13 लाख रुपए का लिया था। अब ये हमने 2 साल हो गए, अभी शायद 15-16 लाख रुपए के आसपास आ रही है। भारत में एक और प्रचलन बढ़ा है पुंगनुरु गाय का। प्रधानमंत्री जी ने इसे अपने लोक कल्याण मार्ग ने अपने निवास पर रखा है और हम देखते हैं कि छोटी गाय होने के कारण से, कद छोटी होने के कारण से ये बहुत प्रचलन में है। लोग अधिकतर पुंगनुरु को अपने घर में रखना चाहते हैं। पुंगनुरु की हाइट क्या है, सही पुंगनुरु क्या है, कृष्ण मोहन जी ने अपने फार्म यानी गिर अमृत फल गौशाला में भी पुंगनुरु गाय रखी है। कृष्ण मोहन जी, ये जो हम सफ़ेद कलर की सुंदर सी पुंगनुरु देख रहे हैं, क्या अंतर है? हम देखते हैं बहुत छोटी हाइट सर, की वो पुंगनुरु जो आती है। मिनिएचर, वो आप अपन जो वीडियो में देखते हैं ना मिनिएचर्स, हाँ। वो हो सकता है कि जो जेनेटिकली ना बोने रह गए, उनको बोनों को बोनों से क्रॉस करा रहे हो, तब वो बच्चा छोटा आएगा। अच्छा। पर देखो ना, वो बच्चा देखो, वो नेचुरल है। तो अभी ये उससे थोड़ा बड़ी उम्र का है और एक बच्चा और है हमारे पास। जिस गाय की भी सींग है वो एडल्ट गाय है। अच्छा, ये जो है, हाँ, जिसके सींग नहीं है और बड़ी लग रही है वो हीफर्स है। अच्छा। और वो बुल है पीछे से, ये, हाँ, काले वाला बुल है। तो ये जो है, ये उनका एवरेज शरीर यही रहता है। पर क्या है, बेचने का एक अलग माध्यम बन गया। 8 इंच की गाय बना के बेच रहे हैं। बहुत छोटी। और बोलते हैं कि शायद उम्र भी बहुत ज़्यादा होती नहीं है, क्योंकि वो जितना आप, हाँ, जितना आप जेनेटिकली कुछ गड़बड़ होएगा ना, तो उसमें लाइफ कम रहेगी। लाइफ कम रहेगी। जो नेचुरल भगवान ने दिया है ना, उसकी लाइफ ठीक ठाक रहेगी। क्या अमूमन दूध रहता है? ये 1.5-2 किलो दूध देती हैं, तो हम इनका दूध नहीं निकालते, नहीं के बच्चे पी लेते हैं। पीते हैं। ये बहुत तगड़ी है, हाँ, पुष्ट ये बस गाय बच्चों है। के आकर्षण के लिए यहाँ पे हमने रखी हुई हैं। ये नंदी है? हाँ, वो नंदी है सर। अच्छा, ये देखिए नंदी, वो सांवले कलर का नंदी है। अच्छा, और ये छोटी, ये भी गाय है एकदम। ये हाइट बिल्कुल देखिए, बहुत प्योर ओरिजिनल जो हम कह सकते हैं पुंगनुरु, ये वो गाय है। ये देखिए, ये क्या लगभग उम्र होगी? ये सर मतलब अंदाजन से देखो, मेरे को लगता है कि बुल की तो मेरे ख्याल से 5-6 साल की उम्र होगी। और जो सींग वाली है ना, एडल्ट काऊ है, वो भी 4-5 साल की होंगी। वाह। गिर, पुंगनुरु, और अब यहाँ हम देख रहे हैं हरियाणा नस्ल की भी गाय है। ये यहाँ रखने का उद्देश्य? देखिए, आज के टाइम हरियाणा नस्ल भी है, वो विलुप्त होती जा रही है, ठीक है ना। तो हमने सोचा कि जब हरियाणा में हम रहते हैं और हरियाणा की इतनी प्यारी नस्ल है, तो उसके ऊपर भी हम कुछ काम करें। तो इसलिए इनको सबको सेलेक्ट करके खरीदा गया। तो इसलिए बेहतरीन गायें हैं और सबका देखो सर, जो कलर है वो सुर्ख सफ़ेद है। बिल्कुल। और हम भी गिर के एकदम बराबर है। हाँ। ऊंचा हम्प है, हुस्न गाय है। हाँ। बड़ा पर सुंदर। इसकी बॉडी मस्कुलर होती है। मतलब ये आप नील गाय है ना, उसकी तरह इसकी मस्कुलर बॉडी होती है और शांत होती है, ठीक है। 12 से 15 लीटर तक दूध देती है ये। क्या फ़र्क लगा मेन गिर और हरियाणा में आपको जो अंतर दिखाई देता है? गिर जो क्या है, एक तो फेमस बहुत हो गई है, दूसरा क्या कि गिर जो है हाई मिल्किंग में गिनी जाती है और गिर के दूध में भी बोलते हैं कि ज़्यादा गुण है, ठीक है।
पर देसी गाय तो देसी गाय होती है, सभी तो अच्छे सब में एक जैसे गुण है। हाँ, ठीक है। रफ एंड टफ है हरियाणा की ज्यादा गाय। हाँ, हरियाणा की रफ एंड टफ है, और ये हरियाणा की जो है शांत है। अपन देखो जैसे इनके बाड़े में है, हाँ। तो जो कोई प्रेग्नेंट मतलब बच्चा जिसको ताजा हुआ है उसकी बात तो छोड़ दें, पर अगर नॉर्मली कोई गाय है हाँ। तो वो आपको है ना शांत रहेगी और आपको मतलब महसूस कर लेगी। हाँ, आप वो जो बोलते हैं हरियाणा की गाय अग्रेसिव होती है, अग्रेसिव नहीं, एग्रेसिव नहीं है सर, एग्रेसिव बिल्कुल नहीं है। और हाइट भी बहुत जोरदार है इसकी। हाइट देखो ना इसकी, ये बता रहा हूँ ना, नील गाय जैसा मस्कुलर शरीर है इसका। और एक बात और बताता हूँ, इनके जो बैल होते हैं वो बहुत ताकतवर होते हैं। अंग्रेजों के टाइम में हिसार में इनका बुल ब्रीडिंग सेंटर था, जहाँ पे उनके अंग्रेजों के तोप खाने को खींचने के लिए हरियाणा नस्ल के नंदियों को ब्रीड किया जाता था। क्या बात है। हिसार के अंदर था वो सेंटर अंग्रेजों के टाइम। कृष्ण मोहन जी, नीम पत्ता हम देखते हैं कि हर गांव में पाया जाता है। हाँ। पशुपालन में नीम पत्ते का क्या रोल है? देखिए, नीम जो है एक तो आपका डीवॉर्मिंग में बड़ा सपोर्ट करता है। हाँ, इधर से आजा। हाँ, ये ब्लड प्यूरिफिकेशन में सपोर्ट करता है, हाँ। इम्यूनिटी बढ़ाता है। ठीक है। और गाय जो है वो ऐसा प्राणी है, समझदार प्राणी है, उसको पता है क्या खाने की चीज़ है और क्या खाने की चीज़ नहीं है। हाँ। इंसान नीम खाना पसंद नहीं करता, हाँ। लेकिन गाय देखो चारे से भी अधिक है ना, रुचि लेके नीम के पत्ते खा रही है। कुछ लोग को मैं पूछता हूँ हाँ। तो वो लोग बोलता हूँ तो बड़ा आश्चर्य करते, बोले गाय नीम पत्ता खाती है? देख लो ना, आप उनको वीडियो भेजना। ये मेरे हाथ में एक पौधा है जो थोड़ा कटीला है, मुझे लगता है गाय भैंस कोई भी इसको खाती नुकसान नहीं नहीं होगी। करती। और ये इतनी बड़ी जड़ है। कृष्ण मोहन जी, क्या है ये? इसको सतावरी बोलते हैं। ये करीबन 2.5 साल का पौधा है। ये? हाँ, अच्छा। ठीक है। जड़ें तो बहुत विशाल है 2 इसकी। साल में निकाल लेना चाहिए। अभी निकालने का टाइम हो चुका है, पर हमने निकाला नहीं है, अभी निकालेंगे इसको। ठीक है। तो ये अभी कच्चा भी खिला सकते हैं। अच्छा। कच्चा जो है ये 30 से 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो की रेंज का है ये। अच्छा। कच्चा खिला सकते हो इसको। ठीक है। चारे में थोड़ा थोड़ा मिला दो। और इसकी जब हर्ब बनेगी तो इसमें ऊपर का छिलका हटा के बॉईल करके और ड्राई कर लो, तो वो हर्ब बनेगी। वो 300 से लेके 800 रुपए केजी का है वो। क्या उपयोग है पशुपालन में सतावर का? पशुपालन में ये क्या है कि जो फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम है, चाहे गाय हो चाहे हमारे मनुष्य में स्त्रियां हो, ये फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम को बड़ा सपोर्ट करता है। अच्छा। ठीक है। जो उनकी साइकिल है, उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसमें बड़ा सपोर्ट करता है। ठीक है। फिर इम्यूनिटी बूस्टर है। ठीक है। और जो फीमेल्स का हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको ठीक करता है। अच्छा। तो ये इसलिए ये गायों के लिए एक रामबाण की तरह है। ये पूरा आपने सतावर लगा रखा है? सतावर लगा हुआ है। कितने साल का होगा लगभग ये? ये करीबन 2.5 साल का है। 2.5 साल का पूरा? फिर ये हार्वेस्ट करके फिर नया लगाएंगे? हाँ, ये हार्वेस्ट हो गया ना। हाँ। हार्वेस्ट करके गाय को खिला दो। ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, हाँ। ये काट के आप फेंक दो। अच्छा, तो मुझे लगता है ये नॉर्मली ऐसे जिन खेतों में कुछ नहीं होता होगा, हाँ। उनमें अगर शतावर लगा दे हाँ, लगा दो। तो इसमें कोई देखभाल नहीं है, इसको देखभाल कोई जंगली जानवर नुकसान नहीं करता। इसको निराई पिराई की कुछ की जरूरत नहीं पड़ती। खाद एक बार डाल दो बस, वो भी पौधे की जड़ में। और ये लाइन से अगर ढंग से करो तो बांस पे ना लाइन से इसको बनाया जा सकता है। अच्छा। उस पे चढ़ जाएगी तो ये बेल। फेंसिंग का भी काम कर सकता है? हाँ, और फेंसिंग का काम कर जहाँ सकता कुछ है। नहीं हो सकता हाँ, वहीं होता है। हाँ, और ये मल्टी क्रॉपिंग का भी काम कर सकता है। अच्छा, हम आगे देख रहे हैं। ये बड़ा एकदम जंगल आपने लगा रखा है। अभी हमने देखा नीम, और ये दूसरा नीम मैंने कड़ी हाँ, पत्ता मीठा है। नीम भी बोलते हैं मीठा इसको। नीम भी बोलते हैं। हाँ। थोड़ा एक बार देखिए अंदर क्या है। हाँ, चलिए। इसको जो इंसान ने पहचाना, वो इसको पहचाना सुपर फूड की तरह। अच्छा। और ये डाइजेशन में बड़ा हेल्प करता है। ये साउथ में बहुत, रसोई में साउथ बहुत में यूज करते हैं। ये साउथ इंडिया किचन में ये रोज का पार्ट है। इसके बिना कोई सब्जी नहीं बनती, इसके बिना कोई चटनी नहीं बनती। ठीक है। और ये जो हमारा जिनको शुगर है, ये उसमें बड़ा सपोर्ट करता है। शुगर जो मैनेजमेंट है, शुगर अपने डायबिटीज के मैनेजमेंट में बड़ा सपोर्ट करता है। अच्छा। तो और क्या इसमें कैल्शियम भी है। अच्छा, तो कैसे देते हैं इसको नॉर्मली फीड में? इसको हम तो कच्चा इनको पत्ते खिला देते हैं। बाकी इसके पत्तों को ड्राई करके भी आप खिला सकते हैं, सब्जी में भी डाल सकते हैं। ठीक है। रोटी के अंदर इसका पाउडर अगर रोटी के अंदर मिक्स कर दे, आटे के अंदर 2 चम्मच आटे में ऐड कर दो, आपका काम हो जाएगा और रोटी का टेस्ट भी नहीं बिगड़ेगा। कृष्ण मोहन जी, जब मैकेनाइजेशन की बात करते हैं या फार्म को आधुनिक फार्म की ओर तरफ बढ़ना देखना चाहते हैं, ये बड़े शेड में ये अलग अलग हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, सेक्शन देख रहे हैं, क्या रोल है और क्या क्या कहते हैं इनको? सबसे पहले तो साइज क्या है शेड का? ये 800 फुट लंबा है और 80 फुट चौड़ा है शेड। ठीक है। और डेलावल रिकमेंड करता है कि 32 फुट बाहर होना चाहिए, ओपन पैडॉक। ठीक है।
और एक तो तरफ 32 फुट। दोनों तरफ 32 फुट होना चाहिए, अच्छा। इधर भी उधर भी, ठीक है। लेकिन हमको जैसे इधर 40 फुट मिली, 40 दे दिया। इधर हमको जैसे 100 फुट मिला, तो बच्चे, जवान बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो हमने उनको बड़ा एरिया दे दिया ताकि वो खेल कूद ढंग से खेल कूद सके। जितना बड़ा शेड होता है, हम देखते हैं धुलाई में, सफाई में बड़ी परेशानी आती है, और मैं देख रहा हूँ ये इतना बड़ा शेड है, आपको धुलाई उलाई में दिक्कत नहीं आती? नहीं, हम पानी तो बहुत लगता होगा खर्च? नहीं, पानी कुछ नहीं लगता। देखो अभी ये मैकेनिकल हम स्क्रबिंग कर रहे हैं, पानी लगता ही नहीं है इसको? पानी इसमें नहीं लगता, पर पानी से आप है ना, जैसे इसको गोबर को फुला सकते हो, तो वीकली हम पानी एक बार डालते हैं बस, वीक में थोड़ा बहुत फुला देते हैं, 1.5-2 घंटे, तो उसमें फिर वो सारा फूल जाता है गोबर, फिर हम उसको मैकेनिकल स्वीपिंग कर लेते हैं। ये ट्रैक्टर से निकालते ये हैं? ट्रैक्टर से निकालते हैं। अच्छा। जो और आधुनिक गौशाला है उसमें इसमें मैकेनिकल एक चेन सिस्टम चलता है, वो भी डेलावल का है और कुछ पंजाब में बना भी रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे अंदर है ना, अंडरग्राउंड एक चेन और गियर सिस्टम लगता है, और उधर से वो कचरा लेके चलता है और ऐसे एक एक करके एक एक स्टेप में लेता जाता है, और लास्ट में वो एक नाले के अंदर उसको डाल देता है, और वहाँ से वो जहाँ पे जाना पड़ता है प्रोसेस के लिए वो चला जाता है। मुझे जो यहाँ करके सबसे अच्छा लगा वो यहाँ का फूड सिस्टम, यानी यहाँ का आहार प्रबंधन बहुत उच्च कोटि का है। कृष्ण मोहन जी बहुत अच्छा गायों को खिलाते हैं। हम थोड़ा सा आपसे टिप्स जानना चाहेंगे। गाय की हेल्थ बहुत अच्छी है, सर्दी और गर्मी के हिसाब से आहार कैसा अच्छा होना अभी जैसे जो जिसका मौसम चल रहा है उस मौसम का आहार आपको देना चाहिए। जैसे अभी गर्मियाँ चल रही हैं, तो अभी नेपियर हमारा मुख्य हो गया, और दूध वाली गायों को सबको साइलेज पे रखते हैं पूरे साल। अच्छा, ठीक है, पूरे साल साइलेज, हरा चारा नहीं उसको? सर देखिए प्रॉब्लम क्या है, गाय का जो रोमन सिस्टम है उसको अपनी डाइजेशन सिस्टम को चेंज करने में 7 से 10 दिन लगते हैं। अच्छा। जब भी चारा चेंज होएगा तो उसको 7 से 10 दिन की तकलीफ है उस ट्रांजिशन पीरियड पे, तो उसको क्या है, दस्त हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए अगर आपकी दूध देने वाली गाय हैं तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि उनको एक जैसा चारा दो सारे साल। दूध भी एक जैसा आता है? नहीं, दूध नहीं है सर, उसको पाचन उसका है ना, संभालने में 5 से 7 दिन लग जाते हैं, ठीक है। या आपको चेंज करना है तो उसको 10% से स्टार्ट करो। अच्छा। मिला के दो, ठीक है ना। तो 10 दिन में आप उसको लेके जाएंगे ना, फिर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अचानक से जब चेंज करते हैं ना तब प्रॉब्लम है। अच्छा, आपने नेपियर की बात की। हाँ। कई बार ये सवाल आता है कि नेपियर खिलाने से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, या हीट दूध कम देती है, कम जाती है, हीट अब में ये लेट देखो, में अब आती इसमें है। कोई साइंटिफिक कोई स्टडी तो है नहीं। दूसरा क्या है, जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, नेपियर आया है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, कोई आप और हम लेके नहीं आए, ठीक है ना। क्यों, वो एक टिपिकल प्रोसेस है। तो नेपियर आया यूनिवर्सिटी के थ्रू, तो पूसा, कोयम्बटूर यूनिवर्सिटी, हमारी पंतनगर यूनिवर्सिटी, ठीक है, झांसी है, तो ऐसी ये यूनिवर्सिटीज़ ने या फोर्डर संस्थान है, ये लेके आके इन्होंने डेवलप किया और फिर उन्होंने किसानों को बांटा आगे, ठीक है। तो नेपियर में अगर जिसको को लगता है कि, अब देखो कोई प्रूवन स्टडी नहीं है, थाईलैंड पे खिलाया जा रहा है इसको, ब्राज़ील में खिलाया जा रहा है नेपियर को, ठीक है, तो अभी कोई स्टडी नहीं है, तो मैं तो इसको अनुचित कहता हूँ, ठीक है। आप क्या फार्मूला यूज करते हैं नेपियर का? पर क्या है कि अगर नेपियर में अगर कोई कमी है तो आप नीम, मोरिंगा, करिया पत्ता, ठीक है ना, जो औषधि हैं उनसे उस सिस्टम को बैलेंस कर सकते हो। मेरा ये मानना है, ठीक है ना, कि भाई आपको कोई कमी है तो मोरिंगा है, मोरिंगा सुपर फूड है, नीम है सुपर मेडिसिन है, ऐसे ही करिया पत्ता है वो भी सुपर मेडिसिन है। आपने हमारी ट्रेनिंग के समय एक बात बताई थी कि जब आप नेपियर लगाते हो तो बीच बीच में मोरिंगा, कड़ी पत्ती लगाओ। ये बड़ा अच्छा फार्मूला है। अब मैंने नया टेक्निक ये विकसित कर रहा हूँ कि भाई अलग अलग से काटना खिलाना जब तो मुश्किल होता है, पर छोटा किसान ऐसा कर सकता है, पर बड़े किसानों को क्या करना चाहिए, नेपियर के साथ में ही मोरिंगा बो दो, करिया पत्ता बो दो, ठीक है, जामुन बो दो साथ में ही। तो उसमें क्या है कि आप जब कटिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो मिक्स होके आएगा। अच्छा, ये बहुत अच्छा ये आपने बात बताई। और सबकी क्या पैदावार है, सबकी बढ़त है। आपको देखना है कि जब नेपियर के बाद अब मोरिंगा आ गया, उसको कितना काटना, कितना छाटना आपकी मर्जी है, ठीक है ना। और वो फिर मिक्स होकर राशन और मोरिंगा भी 4 कटिंग दे देता है साल भर में, ठीक है। और जैसे गर्मियों में हम नेपियर दे रहे हैं, ज्वार दे रहे हैं, मक्के का साइलेज दे रहे हैं, फिर मोरिंगा, करिया पत्ता और सहजन, मोरिंगा, करिया पत्ता और नीम, ये 3 तो एडिटिव जब तक अवेलेबल है वो पूरे साल देना चाहते हैं। सर्दियों में जैसे मोरिंगा ख़त्म हो जाता है, ठीक है, और पतझड़ के मौसम में करिया पत्ता भी कम हो जाता है, तो उस टाइम पे जो हमारे पास अवेलेबल है हम वो देते हैं।
पर सर्दियों का जो फूड है वो हमारा बहुत एनरिच है। मैंने देखा, मैं जब आया था, बड़े बड़े सलजम और बीट रूट वो सब देते हैं, गाजर स्पेशली देते हैं। तो गाजर हमारी रोज की 2 से 3 टन गाजर हम रोज निकालते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। अपनी वॉशिंग मशीन है, खुद उगाते हैं। खुद उगाते हैं सर। हम जितना कोशिश कर सकते हैं हम खुद उगाते हैं। तो सर्दियों का आपका जो डाइट प्लान है, जो मैंने देखा है, गाजर भी बहुत अच्छा, सलजम भी, बीट रूट भी ऐसे देते हैं, तो ये खुद ही उगाते हैं यहाँ पे? हम लोग 75 से 100 एकड़ में हम लोग अपनी खेती करते हैं और उसमें चारा स्पेशल होता है। वो 2 एकड़ में अपनी अपनी सब्जी उगाते हैं घर के लिए, ऑर्गेनिक या प्राकृतिक गो आधारित हमारी खेती है। और हम बाहर से मैंने तो अपनी ज़िंदगी में यूरिया नहीं खरीदा ना हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, ना वेडिसाइड। जो कुछ है गोबर और गोमूत्र की सहायता से बनाते हैं। कृष्ण मोहन जी, जाते जाते हमारे जो सारे पशुपालक हैं जी, जो बड़ी आशा से इस फार्म की ओर देखते हैं, आप लोगों की तरफ देखते हैं कि आप लोग एक बड़े मार्ग पर चले हैं और अनुसरण करने वाले लोग बहुत हैं, खासकर से जो यूथ आ रहे हैं। देखिए, क्या संदेश एक देंगे आप? हमसे केवल अच्छी चीज़ सीखो। आपको लगता है हमें कुछ बुराई है, उसको इग्नोर करो, ठीक है ना, और हमारी होड़ मत करो, ठीक है ना। आपके पास जैसे संसाधन है, मेरा ये मानना है कि गोपालकों को जो स्टार्ट कर रहे हैं गोपालन में नया, उनको सरकार की योजनाओं का पता करना चाहिए। और मेरा अनुमान है कि बीजेपी शासित जितने भी प्रदेश हैं वहाँ देशी गोवंश को पालने के लिए योजनाएं चल रही हैं। यूपी और राजस्थान बहुत एग्रेसिव है, एमपी बहुत एग्रेसिव है इस मामले में, हरियाणा भी, ठीक है। तो 5 गाय के लिए, 10 गाय के लिए, भैंस के लिए, और 25 गाय के लिए, 50 गाय के लिए, और गौशाला को मॉडर्नाइजेशन के लिए, जैसे आपका पास्चुराइजेशन यूनिट लगाना हो, बीएमसी लगाना हो, इन सब के लिए योजनाएं बनी हुई हैं। तो आपको अपने राज्य के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से मिलना है और जो भी सब्सिडी मिलती है उसका भरपूर फ़ायदा उठाना है। हाँ, फाइल का जरूर पेट भरना पड़ता है। साम दान दंड भेड़ लगा के अपने बेहतरीन किसान के लिए जो बजट आया हुआ है उस बजट का इस्तेमाल करना चाहिए। अदरवाइज़ वो खराब लोगों के हाथों में जाएगा वो बजट। तो किसान अगर लेगा तो उनका कोटा पूरा हो जाएगा, तो बाहर के लोगों की फिर एंट्री नहीं हो पाएगी, ठीक है। और आप पहले सीखो गोपालन सीखो, धीरे धीरे आप अपने हाथ जला के देखो कि भाई ये गोपालन में कैसे है, और वैल्यू एडिशन की तरफ देखो। खाली दूध बेच के आप कुछ भी नहीं कर सकते। दूध से घी बनाओ, ठीक है, या कुछ पनीर बनाओ या ऐसी चीज़ बनाओ जिसमें वैल्यू एडिशन होता हो, 2 के 4 बनते हो। खाली कच्चा माल जो है वो बेवकूफ़ लोग करते हैं। अब हमने दूध बेचना बंद कर दिया, 200 रुपये किलो दूध बेचते हैं, पर हम केवल 20% दूध बेचते हैं। बहुत अच्छा। कृष्ण मोहन जी, कोई अगर चाहे युवा, एक इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है जहाँ 10 दिन, 1 महीना, 15 दिन वो रह करके सीखना अगर चाहे, तो ऐसे फार्म्स कुछ आगे बढ़कर ये करते हैं? हाँ, उसको फिर लेकिन इंटरव्यू देना पड़ेगा हमको, और हमको ये देखना पड़ेगा भाई ये इसमें मतलब कोई इसके मकसद गलत नहीं है, या हमको ये नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, या हमें छवरी खवाब करने के लिए नहीं है, पता नहीं किस तरह के लोग हैं, तो उसको इंटरव्यू देना पड़ेगा। अगर वो लायक हुआ, और सीधी सी बात है, हमको गो प्रेमी और गोपालक चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत सही जानकारी कृष्ण मोहन जी ने हमें दी, और किस प्रकार से एक फार्म रन कर सकते हैं। बड़ी बातों को न लेकर के छोटी छोटी जो बातें हैं, इन्होंने जैसे बताया, हमारी न नकल करके आप उन चीज़ों को अडॉप्ट करो, छोटे से शुरुआत करो, और जो सीखो आगे बढ़ो। कढ़ी पत्ता, नीम पत्ता, मोरिंगा, छोटी टेक्निक्स, खुले में गायों को रखना, और इस प्रकार से मिट्टी में रखना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हैं सीखने लायक हैं। देखते हैं कुछ लोग शेड देखते हैं, कुछ लोग गाय देखते हैं, कुछ लोग टेक्निक देख करके इस टेक्निक को फॉलो करते हैं। तो मेरा आप सबसे कॉपी करना चाहे वो कॉपी कर सकते हैं। बिल्कुल, मेरा आप सबसे आग्रह है, आप कॉपी करिए, निश्चित रूप से जो अच्छी बातें यहाँ की लगी और उसे इस सेक्टर में अप्लाई करें। बहुत धन्यवाद।